गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं शुभम कश्यप, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग द सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और क्या रूल्स है, इन सब बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ I would like to request you all, you must have a time to prepare yourself, not for education. It's the subject, it is related to your personality, that you must have to brush up your personality, and this is the time. This is the time, students. So you must try to maintain this lockdown period positively. I hope students you will make your English strong, make your English fine. After lockdown, it must be show in your personality. तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। अगर दिमाग में कोई बात आए फ्यूचर के बारे में तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे थिंकिंग से ही रिलेटेड है, यानी फ्यूचर का जो कोई एक्शन है वो बस एक थिंक है, हम कह सकते हैं फ्यूचर एक्शन है और फ्यूचर टाइम है। यानी यहाँ पे फ्यूचर एक्शन मतलब भविष्य में कोई भी घटना या किसी प्रकार की कुछ संभावना, और वो एक्शन के रूप में प्रयुक्त है। द वर्ब शैल विल प्ले एन एक्शन which will be happened at the future time. It happened like as a we think and we hope about a mood of an action. That is called simple future tense. तो आते हैं हम लोग अब और चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस के क्या स्ट्रक्चर्स हैं और क्या शब्द हैं। द सिंपल फ्यूचर टेंस, द सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है विल शैल, ये मॉडल वर्ब है और बताया जाएगा आपको कि विल का यूज़ कहाँ करते हैं, शैल का यूज़ कहाँ करते हैं। प्रायः स्पोकन में हम ज़्यादा विल का ही यूज़ करते हैं, तो क्यों करते हैं। फिर यहाँ पे वर्ब वन और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव, और आप बस विल और शैल जो ये दो मॉडल वर्ब यहाँ यूज हुआ है, इसको आप सब्जेक्ट के पहले लाएंगे और फिर आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं और निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। हम लोग चलते हैं नियम पे। पहला जो नियम है, पहला रूल, उसमें देखिए सिंपल फ्यूचर इज टू बी यूज्ड व्हेन एक्शन टेक्स प्लेस इन फ्यूचर। क्लियर है, मैं भी यही बताया हूँ आपको। सिंपल फ्यूचर का यूज किया जाता है जब कोई क्रिया भविष्य में होना है, भविष्य में निर्धारित है, या भविष्य में वह क्रिया होगी, उस ढंग का एक्शन फ्यूचर में होगा। दो एग्जाम्पल है, स्पष्ट हो जाएगा। आई शैल हेल्प यू, ही विल हेल्प मी। अब आई के साथ शैल का यूज, यानी फर्स्ट पर्सन, आई के साथ, वी के साथ, ठीक है, दे के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल, दे के साथ, इन सब के साथ हम लोग आई का यूज करेंगे। यानी इन सब के साथ हम लोग, यानी आई के साथ शैल हो गया तो इन सब के साथ हम लोग शैल का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा लगभग सभी के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। तो शैल और विल जो है ये दोनों कहीं ना कहीं फ्यूचर एक्शन में पॉसिबिलिटी का जो फोर्स होता है वो शैल से ज़्यादा विल पे पड़ता है। यानी विल कहीं ना कहीं शैल से ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और जो हमारा स्पोकन में खासकर आप ध्यान देंगे, स्पोकन में जो हमारा स्टेटमेंट होता है और फ्यूचर के लिए अगर हम किसी एक्शन को कहीं कहते हैं
तो वहां पे ज्यादातर विल का यूज वहां पे वो कॉन्फिडेंस जो है, तो कॉन्फिडेंटली अगर भविष्य में किसी प्रकार का कोई एक्शन है या किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट है, कुछ ऐसा होना है, तो विल का यूज ज्यादातर स्पोकन में आई के साथ भी किया जा सकता है, किया भी जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं आई शैल हेल्प यू। वैसे मोस्टली ग्रामर में जो नियम है तो आई के साथ हमेशा शैल का यूज होता है, वी के साथ हमेशा शैल का यूज होता है, दे के साथ हमेशा शैल का यूज होता है। अब ही विल हेल्प मी, तो देख रहे हैं ना फ्यूचर एक्शन है और फ्यूचर टाइम में ये जो है सो होना है, ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से क्लियर भी हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने देखा, सिंपल फ्यूचर इज टू बी यूज्ड व्हेन एक्शन टेक्स प्लेस इन फ्यूचर। अब हम लोग दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरे नियम में क्या है, इन आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए, मतलब फ्यूचर में भी हम फ्यूचर टाइम है तो क्यों नहीं, फ्यूचर में भी निर्धारित बहुत सारे प्रश्न होते हैं और फ्यूचर में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन आस्किंग क्वेश्चन शैल इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन, यानी अब ये क्लियर हो गया आपका और कि शैल का तो हम फर्स्ट पर्सन आई के साथ यूज करते हैं, लेकिन वो किस लिए करते हैं वो यहां से क्लियर हो गया कि इन आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए शैल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन, ये यहां से क्लियर हो गया। यानी शैल का यूज प्रश्न पूछने के लिए जो है सो इन आस्किंग क्वेश्चन, यानी जो आस्किंग क्वेश्चन होगा वहां पे हम लोग शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे। यानी फर्स्ट पर्सन में आई हो गया, फर्स्ट पर्सन में वी हो गया प्लूरल, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे। और किस कंडीशन में करेंगे, तो इन आस्किंग क्वेश्चन, देख रहे हैं यहां पे कंडीशन भी क्लियर हो गया, कंडीशन क्लियर हो गया। कंडीशन कैसा, तो आस्किंग वाला, ठीक है। और आस्किंग वाले कंडीशन को, यानी क्वेश्चन वाला जो कंडीशन है होगा फ्यूचर में, अगर क्वेश्चन वाला जो कंडीशन है फ्यूचर में, तो वहां पे फिर हम लोग क्या करते हैं, शैल का यूज करते हैं। और किन के साथ करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। और ऐसे में विल का यूज कहाँ होगा, आपके दिमाग में तो निश्चित ही बात आ गई कि भाई जब कंडीशन है, और कंडीशन क्या है, आस्किंग क्वेश्चन, तो आस्किंग क्वेश्चन में हम शैल का भी यूज करते हैं। क्या हम आस्किंग क्वेश्चन में विल का यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन विल का यूज किसके साथ करेंगे, तो विल विद द थर्ड पर्सन। यानी विल का यूज आस्किंग क्वेश्चन के मामले में थर्ड पर्सन के साथ होता है, यानी कंडीशन क्लियर है और इसलिए शैल का यूज फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ होता है। यहाँ कंडीशन क्लियर है इसलिए विल का यूज जो है वो थर्ड पर्सन के साथ होता है। और कंडीशन कैसा है, तो इन आस्किंग क्वेश्चन। तो अब क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देखिए शैल आई ओपन अ डोर फॉर यू, ठीक है, शैल आई ओपन अ डोर फॉर यू। दूसरा देखिए शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर यू। तीसरा देखिए विल यू सेंड मी अ बुक ऑन शेक्सपियर, ठीक है। तो पहला जो एग्जांपल है शैल आई ओपन अ डोर फॉर यू, ये एक आस्किंग क्वेश्चन है और आस्किंग क्वेश्चन है, और यहां पे जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा यूज होगा शैल के साथ। यानी शैल का यहां हमको अगर यूज करना है तो शैल का यूज केवल आस्किंग क्वेश्चन वाला जो ये कंडीशन है, ये मान लो प्रश्नवाचक चिन्ह यहां है, तो इसमें फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल का यूज होगा, जो यहां पे दिखाई दे रहा है आपको। और विल विद द थर्ड पर्सन, ठीक है। यहां यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो मैं शायद हो सकता है बताने में कहीं भूल गया होगा, तो यू के साथ भी, सेकेंड पर्सन के साथ भी विल का ही यूज होता है। और इसलिए यहां पे क्वेश्चन के मामले में यहां पे यू का विल के साथ यूज हुआ है। आई का हमेशा शैल के साथ यूज होगा, वी का हमेशा शैल के साथ यूज होगा, ठीक है। अब आप सारा एग्जाम्पल भी लगभग देख गए होंगे। शैल आई ओपन अ डोर फॉर यू, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर यू, ठीक है। एक जगह सजेशन का भाव भी आ रहा है, ठीक है। एक जगह तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन विद सजेशन है, ठीक है ना, कि क्या मैं एक कप चाय आपके लिए लाऊं, या ठीक है ना, या आपके लिए क्या मैं दरवाजा ओपन कर दूं, ऐसा। या आप तीसरा देख रहे हैं ना, विल यू सेंड मी, मतलब रिक्वेस्ट के साथ साथ क्या है, एक क्वेश्चन। तो ये सब भी मीनिंग ऑफ एन एक्शन समझना है। उसके बाद से कंडीशन ऑफ जो एक्शन है वो आस्किंग क्वेश्चन, यहाँ पे ये कंडीशन है, और इस कंडीशन में जब भी शैल का यूज होगा तो फर्स्ट पर्सन के साथ होगा।
और जब भी विल का यूज होगा तो सेकेंड पर्सन यानी वी यू के साथ भी इस कंडीशन में, और थर्ड पर्सन के साथ तो विल का यूज हम करेंगे ही। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नियम पे। तीसरा नियम क्या कह रहा है, ये है शैल एंड विल आर टू बी यूज्ड इन द सेकेंड पर्सन इफ द आंसर एक्सपेक्टेड यानी आंसर एक्सपेक्टेड इज टू योर विश। शैल और विल का यूज, अब यहां से तो क्लियर ही हो गया जो मैं ऊपर बात करना चाह रहा था आपसे, कि सेकेंड पर्सन में शैल और विल का यूज होता है जब किसी एक्शन के उत्तर का एक एक्सपेक्टेशन मन में रहता है, ठीक है ना, एक हम कुछ आशा करते हैं, वो आशा हो सकता है आपकी शुभकामना या आपकी मंगल कामना या कुछ भी ऐसा। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है ना, ये एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे ये उसको आंसर मतलब एक एक्सपेक्टेड है, ठीक है, पहले से वो आंसर जो है वो होता है, और इज टू योर विश वो आपके शुभकामना, यानी एक्शन जो है यहाँ पे यू के साथ जब भी शैल और विल का यूज होगा तो कैसा कंडीशन होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछने वाला कंडीशन था, यहाँ पे आंसर की संभावना या आंसर का मतलब कैसा आंसर है उसका यहाँ पे विश किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ का जो कंडीशन है कि इफ द आंसर एक्सपेक्टेड इज टू बी योर विश, अगर उत्तर उस एक्शन का हो जो आपका विश हो सकता है और आपके लिए हो सकता है, तो आप यहाँ एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे देखिए कैसे यहाँ पे सेल का और यू का, क्योंकि यू यहाँ पे क्या है सेकेंड पर्सन है, सेल यू कम टुमारो, इसका मतलब क्या है ना कि एक विश है कि मतलब क्या तुम कल आओगे, ठीक है। दूसरा, विल यू डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये करोगे, विल यू डू दिस फॉर मी, ठीक है ना, क्या ये करोगे मेरे लिए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है ना कि यहाँ इट मीन्स आई विल डू दिस फॉर हिम, ठीक है, यानी ये जो मीनिंग आया यही उसका एक्सपेक्टेशन ऑफ आंसर है, यही उसके आंसर का, यही उसके एक्शन का जो एक्सपेक्टेड कहा जा सकता है आंसर है, जो आपकी कामना हो सकती है, जो भी आप विश करते हैं, विश का सीधा सा मतलब आप समझिए कि कामना। तो यहाँ आपका जो कामना है वैसा अगर आंसर आप एक्सपेक्टेड करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो किसी से, तो वो चीज़ के लिए फिर सेकेंड पर्सन में सेल और विल का यूज होगा। जैसे यहाँ पे सेकेंड पर्सन में यू का सेल के साथ यूज हुआ, सेल यू कम टुमारो, यहाँ सेकेंड पर्सन में यू का विल के साथ यूज हुआ, और दोनों का जो मीनिंग ऑफ एक्शन है वो क्या है, कहीं ना कहीं कामना। यहाँ पे भी एक विश है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके मन में एक विश है, एक कामना है, ठीक है। यहाँ विल का यूज हुआ तो इसका एक मीनिंग है, और ये कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन है उसके आंसर का, ठीक है। जब हम ये चीज़ उसे कह रहे हैं, उसे जब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं या उसको हम कुछ कह रहे हैं, वो भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में कह रहे हैं, तो उसका एक कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन ऑफ आंसर होता है, एक आंसर एक्सपेक्टेड होता है, वो पहले से होता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर टेंस की बात हो रही। तो आप, मुझे लगता है कि आप ये रूल भी अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे एक्सरसाइज में जब इस ढंग से एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और क्लियर हो सकता है, बरसते आप इतना ध्यान आप तीनों रूल में देख रहे हैं। जैसे पहला रूल की अगर बात करें सिंपल फ्यूचर, तो यहाँ पे नॉर्मल सा कोई एक्शन है, फ्यूचर में है, होना है, तो आपने पहला रूल से आप ये समझे। दूसरा जो नियम है इसमें आस्किंग क्वेश्चन का जो कंडीशन है, जब क्वेश्चन पूछना है और फ्यूचर में पूछना है तो वहाँ पे सेल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ ही होगा, और वैसे कंडीशन में विल का यूज थर्ड पर्सन के साथ ही होगा। फिर एक एग्जाम्पल था, विल यू सेंड मी अ बुक ऑन शेक्सपियर, तो इस एग्जाम्पल के लिए फिर हम लोग तीसरे रूल में पता किए कि सेल और विल का यूज सेकेंड पर्सन के लिए होता है जब फ्यूचर का कोई एक्सपेक्टेड आंसर उसका कामना होता है, ऐसा विश होता है उसका, और आपने एग्जाम्पल से समझा भी, जैसे सेल यू कम टुमारो, ठीक है, विल यू डू दिस फॉर मी, ये चीज़। तो आप ये 3 नियम से अभी तक आपने इतना जाना। अब आते हैं हम आज, जैसा कि आपको पहले से भी पता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में जो ये 3 नियम हैं, इसमें ये
मेनली आपको ध्यान में ये रखना है कि हम सेल का यूज किस कंडीशन में करेंगे, और वो कंडीशन आस्किंग क्वेश्चन, समझ गए। फिर आंसर एक्सपेक्टेड का मतलब सीधा हुआ आंसर एक्सपेक्टेशंस, तो उस कंडीशन में भी जो है सो सिंपल फ्यूचर में विल या सेल, ठीक है, सेकेंड पर्सन के साथ निश्चित ही आएगा। तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर कोई सेंटेंस हम बोलते हैं तो स्पोकन की बात अलग है, लेकिन ग्रामर में कहीं ना कहीं एक कंडीशन है, एक स्ट्रक्चर है जिसके हिसाब से विल का यूज होता है, विल वहाँ पे उपयुक्त होता है, और फिर उसी के हिसाब से सेल भी वहाँ उपयुक्त होता है जहाँ होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग इस लॉकडाउन में पूरे मन से पढ़ाई कीजिए, जब भी मन हो तो निश्चित ही आप एक्सरसाइज के थ्रू भी अब आप बना सकते हैं किसी एक ग्रामर लेकर के, और कहीं ना कहीं इनसे आपको ही लाभ होगा, और इस लॉकडाउन में आपकी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है। एक सुनहरा अवसर है, आप अपनी अंग्रेजी इस लॉकडाउन में जब भी मन करे रोचकता जगा करके आप इसे अच्छा कर लें, ताकि आगे इस विषय से आप दूरी नहीं ही बनाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर से रिलेटेड कुछ मैं रूल्स लेकर आऊँगा, और फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुभ रात्रि, भारत माता की जय, वंदे मातरम।